वहां पर पूछता है क्या रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है? एक बार पूछता है। बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो विषय चल रहा था वो था लक्षण का लक्षण। चौथा दिन है आज लक्षण के लक्षण के बारे लक्षणों के बारे में, है ना। बहुत बहुत समय ले लिया है, लेकिन उसके अंदर है ही इतना सब, तो हम भी क्या करें अब। हम्म। आप लोगों को क्या दिख रहा है अभी? परमाणु। परमाणु दिख रहे हैं? परमाणु दिख गए। कितनी अच्छी बात है। परमाणु परमाणु दिख गए। थोड़ा थोड़ा दिखता है मुझे। ये फलक पर जो अक्षर है वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हमें जो विषय आगे बढ़ाना है वो ये है कि हमने लक्षण का लक्षण क्या होता है एवं उसके दोष क्या होते हैं ये हमने देखा है, लेकिन जो दोष होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, तब ये तो थोड़ा सा मतलब है ना, जरा ज्यादा हो गया जी ऐसा। ये तो मतलब लक्षण हमने क्या किया कि लक्षण का लक्षण क्या है ये तो समाधान कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। लक्षण का लक्षण के दोष क्या है ये भी हमने देख लिया, लेकिन दोष का लक्षण क्या है ये हमें देखना है ना। ये जरा मजे का है कि लक्षण का लक्षण क्या है, लक्षण के दोष क्या, दोष का लक्षण क्या है। यदि यदि दोष यदि दोष को ठीक से न पहचाने तो वो, जैसे कि किसी को ज्वर हुआ है और ज्वर को देख करके डॉक्टर को लगा कि अरे इसको तो मलेरिया हुआ है, लेकिन यदि यदि वो मलेरिया न होकर के टाइफाइड हुआ हो और डॉक्टर ने यदि मलेरिया की औषधि दे दी तो रोगी को तो फिर कोई रोग होने वाला नहीं, क्योंकि वो निकल जाएगा, है ना। तो स्थिति ऐसी होगी। तो इसका क्या है कि जो दोष है, रोग हुआ है, रोग दोष है, लेकिन दोष को भी ठीक ठीक पहचानना पड़ेगा। ये नहीं कि रोग को गलत, रोग तो रोग है, दोष तो दोष है, उसको सही क्या पहचानना है, तो ऐसा नहीं, दोष को भी शुद्ध रूप से पहचानना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, रोग है, रोग दोष है, लेकिन उसको यदि कोई गलत समझ लेता है तो प्राण संशय हो सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो लक्षण के जो दोष है उनके भी लक्षण करने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम उसकी थोड़ी सी आलोचना करने के लिए आज का प्रस्ताव है। इसमें देखना ऊपर जो लिखा है ठीक है, उसी को समझाने का मैं प्रयास करता हूं। अब हमें क्या है कि गाय क्या होती है ये समझाना है। गाय क्या होती है, तो हमारा जो लक्ष्य है, क्या समझाना चाहते हैं हम, तो गाय होती है। क्या केवल मेरी तुम्हारी या हमारे गौशाला की गाय समझाना चाहते हैं या विश्व की कोई भी गाय समझाना चाहते हैं? विश्व की कोई भी गाय है वो कैसी है वो समझाना चाहते हो, तो इसलिए हम कोई भी गाय हो वो हमारी लक्ष्य है, वो गाय हमारे लक्ष्य है। लक्ष्य को लक्षित भी कहते हैं जी। ठीक है, अच्छी बात, लक्ष्य है। अब हमारी जो गाय जो लक्ष्य है उसका लक्षण करना है। तो अब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर जो है कि कपिला गौहु ऐसा किसी ने बोल दिया, या ऐसा बोला कि कपिलत्वम गोहो लक्षणम। तो हाँ, अब ये कपिला गौहु और कपिलोत्तम गोहो लक्षणम, इन दोनों वाक्य में क्या अंतर है? वो स्वरूप समझाता है, ये लक्षण समझाता है। बिल्कुल, अच्छा, वाह वाह वाह, कैसी कितना बढ़िया उत्तर दिया आप लोगों ने कि कपिला गौहु में वो
स्वरूप समझाने के लिए कपिला शब्द आया है, और कपिलत्वम गोहो लक्षण में यह गाय का लक्षण समझाने के लिए आया है। अब वो शुद्ध है कि नहीं ये परीक्षा होगी, लेकिन ये दोनों में ये अंतर है। तो कपिलत्वम गोहो लक्षणम, यह लक्षण बताने के लिए वाक्य आया है। बढ़िया। अब ऐसा लक्षण किया तो क्या विश्व की सभी गैया कपिला होती है? सब में कपिलत्व होता है? नहीं। लेकिन क्या कोई एकाध गाय तो होगी जिसमें कपिलत्व होगा? तो जिसमें कपिलत्व होगा वह होगा लक्ष्य का एक देश। जिसमें कपिलत्व है वह लक्ष्य का एक देश हुआ, और जिसमें कपिलत्व नहीं है वह लक्ष्य का अपर देश हुआ। तो ये लक्षण कैसा है कि लक्ष्य के एक देश में है, लक्ष्यैक देशे वर्तते, है ना, लेकिन लक्ष्य के लक्षापर देशे न वर्तते, है ना। कैसा लक्षण है? लक्ष्य के एक देश में, अर्थात जिसमें कपिलत्व है वह जिन गैयों में कपिलत्व है वह गैया हो गई लक्ष्य का एक देश, और जिन गैयों में कपिलत्व नहीं वो हो गई लक्ष्य का अपर देश। तो यह लक्षण एक देश में है तो हम संस्कृत में इसको कहेंगे लक्ष्यैक देशे वर्तते, और यह कपिलत्व जो लक्षण है लक्षापर देशे न वर्तते, यह हमें मिलता है। तो ऐसा लक्षण जो कि लक्ष्यैक देशे देश वृत्ति है, लक्ष्यैक देशे वर्तते, इसको हम क्या कहेंगे? लक्ष्यैक देश वृत्ति, और अपर देश में नहीं तो लक्ष्य के लक्षापर देश अवृत्ति, है ना। लक्ष्यैक देश वृत्ति मतलब लक्ष्य के एक देश में रहने वाला, वृत्ति का अर्थ क्या लेना है? रहने वाला। और लक्षापर देश अवृत्ति, न रहने वाला। वृत्ति रहने वाला और अवृत्ति न रहने वाला, तो लक्ष्य के अपर देश में न रहने वाला। तो ये लक्षण कैसा हुआ कि लक्ष्यैक देश वृत्ति हुआ, लक्षापर देश अवृत्ति, लक्षापर देशावृत्ति ऐसा हुआ। तो हमने पहले देखा था कि सुंदर बलवान राम, ऐसा वाक्य है, तो लक्षण करने के समय क्या करना है? क्या करते थे हम? सुंदरत्वे सती बलवत्वम रामस्य लक्षणम, ऐसा किया था। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। तो अब यहां पर हमें इस वाक्य को ऐसा करना है। बताओ क्या करें? वृत्तित्वे सति लक्षापरदेशा, यहां पर आ आएगा, ध्यान में रखना। लक्षापरदेशा वृत्तित्वम, है ना। तो ऐसा लक्षण जो लक्ष्य के एक देश में रहता है और दूसरे देश में नहीं रहता है, वो ऐसा वाला जो दोष होता है वो कौन सा दोष है? अव्याप्ते है लक्षणम, ऐसा हमें यहां पर मिल जाता है। तो लक्ष्यैक देश वृत्तित्वे सति लक्षापर देशावृत्तित्वम अव्याप्ते है लक्षणम। देखना यही वाक्य यहां पर लिखा हुआ है ना। यही वाक्य वहां पर भी लिखा है ना। तो ये इस वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है? जी। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं। गोहो कपिलोत्तम लक्षणम कृतं चेत तत् कपिलासु गोषु वर्तते। यदि इसका अर्थ क्या है कि गोहो कपिलत्वम लक्षणम कृतं चेत, तो क्या कहना चाहते हैं?
गाय गाय का यदि कपिलत्व ऐसा लक्षण किया तो तत् कपिलासु गोषु वर्तते, जो जो कपिला गाय है उनमें तो होता है, किंतु शुक्लासु न वर्तते, जो शुक्ल या सफेद रंग की गाय होती उनमें नहीं होता है। अतः लक्षीभूतानाम गवाम एक देशे वर्तते, जो लक्षीभूत जो लक्ष्य हमारी गैया है उनके एक देश में रहता है, अपर देशे न वर्तते इति ईदृशस्य लक्षणस्य अव्याप्ति ही दोषा। ऐसे लक्षण का दोष क्या होगा? अव्याप्ति दोष होगा। तो ये जो परिच्छेद लिखा है वो समझ में आ रहा है? संस्कृत में जो लिखा परिच्छेद अर्थ समझ में आ जाएगा? बहुत अच्छा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अतिव्याप्ति क्या होती है? तो हम ऐसा थोड़ा सा समझते हैं कि एक जन को समझाना था कि गाय क्या होती है, तो उन्होंने बोला कि गाय, अरे वो जिसको श्रृंग होता है, सिंग होता है ना, वो वाली गाय होती है। बहुत अच्छा। श्रृंगम अथवा श्रृंग जिसका होता है वो होगी श्रृंगिन, है ना, श्रृंगिन। और श्रृंग होगा गाय में होता है, और ये श्रृंग जिसका है वो हो गई, वो हो श्रृंगिन, श्रृंगिन, है ना। और उसमें रहने वाला जो धर्म है वो निकालना है, तो वो क्या करना पड़ेगा? श्रृंगित्वम। ठीक है, तो श्रृंग, श्रृंगिन, श्रृंगित्वम, ऐसा ये शब्द बदलता चलेगा। जैसे दंड है, दंड जिसके पास है वो होगा दंडिन, और दंडी में रहने वाला जो धर्म है वो होगा दंडित्वम। तो दंडित्व और दंड एक ही है ना, दंडित्व और दंड एक ही होते हैं। ठीक, वैसे श्रृंगित्व और श्रृंग एक ही है। तो कोई श्रृंग भी लक्षण कर सकता है, श्रृंगित्व भी कर सकता है। मोटे तौर पर प्रारंभिक स्थल में यह ठीक ही है। चलो, तो किसी ने बोल दिया कि भाई श्रृंगित्व लक्षण है या श्रृंग लक्षण है, तो अब जिसको, जिस मैत्र को बोला था वो उसको बोला कि जाओ श्रृंग लक्षण होता है और तुम वो श्रृंग वाली गाय को ले आओ। जा करके उसने एक पकड़ के लाया, तो ये चैत्र चिल्लाने लगा, अरे तुमने तो बकरे को पकड़ के लाया। तो मैत्र बोला भाई क्या इसको सिंग नहीं है क्या? बोले हाँ इसको तो सिंग है, तो फिर मैंने क्या गलती की है? तो बोले मैंने गलती तो मैंने की है, मैंने बोला कि सिंग लक्षण होता है, तो सिंग तो लक्षण नहीं होता है, फिर थोड़ा संशोधन करो। तो इसमें क्या है कि सिंग, श्रृंग या श्रृंगित्व ऐसा लक्षण करने से क्या हुआ कि सभी गायों में श्रृंग तो था ही, लेकिन गैया छोड़ करके बाहर भी कुछ और प्राणियों में वो दिखाई देता है, इसीलिए वह लक्ष्य में तो है ही, सभी गैयों में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अलक्ष्य है, हमारे लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है गाय लक्ष्य है, और अलक्ष्य क्या है? गाय छोड़ करके जो कुछ है वह सब अलक्ष्य है, वो जो हमारा लक्ष्य नहीं वो अलक्ष्य है। तो ये इस लक्षण ने क्या किया कि वह लक्ष्य पर है, लक्ष्य वृत्ति तो है, लेकिन वह अलक्ष्य वृत्ति भी है, लक्ष्य वृत्ति भी है और अलक्ष्य वृत्ति भी है। तो ये ऐसा यदि लक्षण है, तो ऐसा यदि होता है तो इसको हमें वो इस प्रकार से परिवर्तन करना है, सुंदरः बलवान रामः जैसा इसको बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे बताओ? हाँ, ऊपर पढ़ करके बढ़िया से बोल दिया लगता है ना, क्या देख कर नहीं बोला? वाह वाह वाह, क्या बड़ी बात, एकदम सुंदर बात है फिर तो अलक्ष्य वृत्ति, लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्तित्वम, ये और ये दोष क्या है? अतिव्याप्ति है, अतिव्याप्ते है लक्षणम, ऐसा हो जाएगा। ठीक, क्या हो रहा है? हाँ, तो ये हो ऐसा। तो यहां पर देखना, लक्ष्य वृत्तित्वे सती अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ते है लक्षणम, श्रृंगम गोहो लक्षणम कृतंचेत। यदि किसी ने श्रृंगम अथवा श्रृंगित्वम गाय का यदि लक्षण कर दिया, तो सर्वासु गोषु श्रृंगम अस्ति, सभी गैयों में श्रृंग तो है, किंतु
अलक्ष्ये महिषादौ अपि अस्ति, जो महिष अर्थात भैंस, तो उसमें भी मिलता है। लक्ष्ये यद्यपि वर्तते तथापि अलक्ष्ये गोभिन्ने महिषादौ अपि वर्तते इति श्रृंगम इति लक्षणम अतिव्याप्ति दोषेण दुष्टम। इसलिए ये श्रृंग जो लक्षण किया जाएगा वह अतिव्याप्ति दोष से दुष्ट है। और वही यहाँ पर लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्व अतिव्याप्ति है लक्षणम, ये हमें यहाँ से ये वाक्य और ये जो लिखा है वो हो जाता है। ये जो संस्कृत में लिखा है ये पढ़कर समझने में किसी को कोई कठिनाई नहीं समझ में आ रहा है, कोई शब्द ध्यान में नहीं आ रहा है, बताओ। सब ठीक है? बढ़िया, बहुत अच्छा। आजकल तुम लोग क्या खाते हो, बहुत समझ में आ रहा है, उत्तर दे रहे हो, बताओ। हाँ, पका हुआ बाल भोग दे दिया जा रहा है। लेकिन उस दिन तो वो मालपुआ या क्या बाल भोग में था, तो सब तो सो रहे थे। उस दिन भी पुष्पान था, आज भी पुष्पान है। चलो आगे बढ़ते हैं। असंभव। अब देखो, किसी चैत्र को बोला मैत्र ने कि भाई गाय क्या होती मुझे बताओ, तो चैत्र ने बोला श्रृंगित्वम लक्षणम, तो उसने तो वो भैंस को और वो बकरी को लेके आ रहा। तो फिर चैत्र बोला कि अरे ठीक है, मैंने बोलने में जरा समस्या कर दी थी, मेरे लक्षण में दोष था, मैं थोड़ा सा सुधार देता हूँ। तो चैत्र बोलता कि देखो भैया मैत्र, ये सुनो कि एक शफवत्वम, ऐसा उसने बोल दिया, गोहो लक्षणम, एक शफवत्वम। अब ये शफ क्या होता है कि गाय के पैर के नीचे जो खुर होता है, उसको शफ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि गाय के पैर को यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा गूगल करते हैं तो अब देखना, यह जो है यह शफ है, दिख रहा है कि नहीं, चित्र दिख रहा है कि नहीं? तो यह शफ है, लेकिन ये गाय के पैर में यह एक शफ है और इधर से दूसरा शफ है, एक पैर में दो शफ है। इन दोनों को एक नहीं मानना है, एक पैर में दो शफ है, ठीक है। दो खुर होते, गाय के एक पैर में दो खुर होते हैं। अब ये जो घोड़ा होता है, घोड़े का देखोगे, घोड़े के पैर में एक ही शफ होता है, ठीक है। घोड़े के पैर में एक ही शफ होता है। अब एक शफवत्वम गोहो लक्षणम, तो बात यह है कि मैत्र बड़ा युक्तिशील व्यक्ति है, तो उसने सोचा कि एक शफ मतलब ये, तो बाहर जाकर के देखा एक शफ किस में है, तो घोड़े में है, तो घोड़ा लेके आया। तो चैत्र चिल्लाया, अरे यार क्या हो क्या रहा है ये सब, मतलब। तो बोला कि ठीक है, मैं थोड़ा सा सुधार देता हूं। तो एक शफवत्वम न करके तो क्या करे, तो समस्या हो जाती है। तो लेकिन इस लक्षण में जो समस्या हो रही है, संशोधन तो चैत्र कर लेगा बाद में। जब एक शफवत्वम ऐसा लक्षण किया तो क्या है कि समस्या यह हुई कि घोड़े में भी एक शफ मिलने लगा। अब गाय में एक शफ, गाय में कितने कुल मिला के कितने शफ होते हैं जी?
गाय में तो 8 शप होते, तो ये लक्षण सभी गायों में तो है ही, लेकिन गाय के बाहर जाता है, तो इसका दोष क्या होगा? हाँ, जो लक्षण सभी गायों में है और गायों के बाहर भी मिलता है, लक्ष्य में भी है और लक्ष्य के बाहर, तो उसका दोष क्या होगा? हाँ, अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति। लेकिन यदि इस लक्षण में थोड़ा सा जो उसका चैत्र का जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि अरे मैंने एक शफवत्वम ऐसा कहा, लेकिन मुझे ये कहना है कि एकस्मिन पादे एक एकः एव, पुल्लिंगी शब्द होगा लगता है, मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा, एकः एव शफः, ऐसा मुझे कहना है। तो अब यहां पर इस एव से क्या हुआ कि एक पैर में एक ही शफ, ऐसा यदि हो तो वह गाय है, ऐसा चैत्र ने बोल दिया। तो अब क्या होगा कि यह जो लक्षण है, ऐसी कोई गाय मिलने वाली कि एक पैर में एक ही शफ है, निसर्गता, अपघात से हुई हो तो बात अलग है, लेकिन निसर्गता नहीं मिलेगी। तो ऐसी एक भी गाय नहीं मिलेगी जिसमें एक ही शप हो, एक पैर में एक ही शप होता है। तो लक्ष्य के जो लक्ष्य है, लक्ष्य में कहीं पर भी नहीं है, ये लक्ष्य मात्र में लक्ष्य मात्रे न वर्तते, है ना। तो यह लक्ष्य मात्र अवृत्ति है। लक्ष्य मात्र मतलब समस्त लक्ष्य में कहीं पर भी रहता नहीं है। तो यदि ये लक्ष्य मात्र अवृत्ति है तो इसको लक्षण में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य लक्ष्य मात्रावृत्तित्वम, ऐसा करेंगे। और ये दोष कौन सा है? असंभवस्य लक्षणम। लक्ष्य मात्रावृत्तित्वम असंभवस्य लक्षणम। तो ये हमें यहाँ पर पता चलता है कि ऐसा होता है। यह लक्ष्य मात्र, संपूर्ण लक्ष्य, जितना लक्ष्य है वो हुआ लक्ष्य मात्र, लक्ष्य मात्र में न रहने वाला, कहीं पर भी नहीं रहता। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गोहो चतुर्षु पादेषु प्रतिपादम शपद्वयम भवति। शफम खुरहा, शप शब्द नपुंसक लिंगे, शफम खुरहा, तो यहाँ पर हम एकम एव शफम ऐसा कर लेते हैं। हाँ, तो शफम खुरहा इति खुरहा कथ्यते। आहत्य अष्टौ खुराः भवन्ति एकस्याः गोः, एक गाय के 8 खुर होते। तत्र यदि गोः लक्षणं कृतं यद यस्य पादे एकः एव शफः, पुल्लिंगी भी शब्द दिखा, सहा गौ, सा गौ, जिसके पैर में, यहाँ पर यस्य पादे ऐसा करके चल सकता है, यस्य पादे एकः एव शफः, जिसके पैर में एक ही शफ होता है वो गौ है, ऐसा यदि लक्षण करने का प्रयास किया, तदा सकलासु गोषु कापि एक पादे एकः एव, यहाँ पर एव जोड़ देते, एकः एव शफः नास्ति। तो सभी गायों में ऐसा किसी भी गाय, किसी भी गाय के एक पैर में एक ही शफ नहीं है। अतः लक्ष्य मात्रे अवर्तमानम इदम लक्षणम, इसलिए यह पूरे लक्ष्य में कहीं पर भी न रहने वाला यह लक्षण है। अतः तद असंभव दोषेण दृष्टम। ठीक है, समझ में आता है? ठीक है। अब हमने तीनों जो दोष है, दोषों के भी लक्षण देख लिए। लक्ष्य वृत्तित्व सति, लक्ष्यैक देश वृत्तित्व सति, लक्षापर देशा वृत्तित्वम, और लक्ष्य वृत्तित्व सति क्या था ये? लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वम, जो लक्ष्य है वहां पर भी लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वम एवं लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम, ऐसे 3 दोषों के लक्षण कर लिए। यहां तक ये दोषों के लक्षण का प्रकरण समाप्त होता है। अब हमने लक्षण और स्वरूप के बारे में पहले आलोचना कर रखी, उसका यहाँ टिप्पणी के रूप में केवल आया है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आशा है सबको ये सुबोध होगा, पढ़ के देखते हैं। स्वस्य आत्मनः रूपम स्वरूपम, अपने आप का, स्वस्य आत्मनः, अपने आप का जो रूप है वह होता है स्वरूप। स्वात्मकः पदार्थः, अर्थात अपने आप का, अपने आप
यह जो पदार्थ है वह है स्वरूप। यथा घट स्वरूपम द्रव्यम, घट क्या होता है? द्रव्य होता है। घट स्वरूपम पृथ्वी, घट पृथ्वी भी है तो वो भी उसका स्वरूप ही है। लक्षणे एकाधिकानि पदानि भवितुम अर्हन्ति, लक्षण के अंदर एकाधिक पद होते हैं। रूप रहिता स्पर्शवान वायु इत्यादि। जैसे यहाँ पर उदाहरण लाया है, नीलो नीलः घटः इत्यत्र, यह एव नीलः स एव घटः य एव घटः स एव नीलः इति नीला भिन्नः घटः इति बोधा भवति। जैसे यहाँ पर क्या वाक्य आया कि नीलो घटः, ऐसा आया। इसमें एकाधिक पद तो नहीं आए हैं, एक ही पद आया है, लेकिन इसको क्या करेंगे, जो नीला है वही घट है और जो घट है वही नीला है। और य एव नीलः स एव घटः य एव घटः स एव नीलः, तो इसका एक शब्द में अर्थ ऐसा निकालना है कि नीला भिन्नः घटः, नील से अभिन्न घट होता है, यह यहां से बोध होता है। अतः नील पदे न घट पिंडः एवं बोध्यते। इससे क्या होता है कि जो नील है, नील को लाओ मतलब इस प्रकरण में वो घट को ले आएगा, तो नील से क्या होता है कि घट पिंड ही समझाया जा रहा है। अतः नील इति पदम स्वरूप परम न तो लक्षणम विशेषण परम वा। तो नील पद क्या है? स्वरूप परक है, स्वरूप समझाने में लगा हुआ है, वो लक्षण समझाने में नहीं लगा है, विशेषण के रूप में नहीं है। यथा रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहित स्पर्शवान वायु में जैसे क्या है कि वस्तुतः रूप रहित स्पर्शवान वायु इति वायु स्वरूपम, यह वायु का वह स्वरूप है। जो रूप रहित वही स्पर्शवान वही वायु है, तो यह स्वरूप हो गया। लेकिन वायो लक्षणंतु, वायु का यदि लक्षण करना है तो क्या करना पड़ेगा? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम, रूप रहितत्व स्पर्शवत्वम, क्योंकि रूप रहितत्व एवं स्पर्शवत्व ये दोनों वायु में रहेंगे, लक्षण को उसमें जो उसका जो लक्ष्य उसमें रहना होता है, इसलिए इसको बदलना पड़ा। सुंदरम सुगंधवत पुष्पम इति पुष्पस्य स्वरूपम, उदाहरण लेते हैं ना, सुंदरम सुगंधवत पुष्पम, सुंदर एवं सुगंध वाला पुष्प होता है, लेकिन सुंदर को ले आओ तो इस प्रकरण में पुष्प को ले आएंगे, सुगंधवान को ले आओ तो पुष्प को ले आएंगे, तो यह स्वरूप परक हो गया, न कि लक्षण परक। तो लक्षण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुंदरत्वे सति सुगंधत्वम, सुगंधवत्वम, सुगंधत्वम सुगंधवत्वम पुष्पस्य लक्षणम, तो जिसमें सुंदरत्व है और सुगंधवत्व है उस वह पुष्प का लक्षण है। एवं स्वरूप लक्षणयोः प्रकटने भेदः अस्ति, इस प्रकार से स्वरूप प्रकटन और लक्षण प्रकटन में हमें भेद अंतर दिखाई देता है। क्या अंतर? कि यह स्वरूप दिखाता है, यह वाक्य सुंदरम सुगंधवत पुष्पम, और यह जो वाक्य है यह लक्षण दिखाता है, यह प्रकटन में अंतर है। गंधवती पृथ्वी इति पृथिव्याः स्वरूपम, गंधवती पृथ्वी ये क्या है? वह पृथ्वी का स्वरूप है। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, और लक्षण करना है तो क्या बोलना पड़ेगा? गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। इस प्रकार से इसको एवं प्रकटने वैचित्र्यम अवधेयम, इस प्रकार से स्वरूप प्रकटन में और लक्षण प्रकटन में विचित्रता या अंतर है, इस पर इसको ध्यान देना चाहिए। अवधेयम, ध्यान दे। दलकृत्य नाम की एक चीज होती, क्या है कि दलकृत्य अर्थात न्याय में क्या करते हैं कि जितने पद वाक्य में होते हैं उनमें से एक एक पद हटा करके लक्षण किया जाता है और उसकी परीक्षा की जाती है कि वो लक्षण ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा है, लक्षणे यानि पदानि सन्ति तेषु एकैकम अपि पदम सार्थकम नवा इति परीक्षा क्रियते। वो आपने एक लक्षण बना दिया, बड़ा बहुत शब्द लगाकर लक्षण बना दिया, लेकिन इतने शब्दों की सचमुच आवश्यकता थी क्या उस लक्षण में? यदि एक दो पदों को छोड़ दे तो क्या समस्या हो सकती है? तो इस समय में क्या करते हैं कि एक एक पद को हटा करके वाक्य पढ़ के देखते हैं, क्या कोई समस्या होती है? अर्थात जो लक्ष्य है वही समझाया जा रहा है या अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव में से कोई दोष आ रहा है, तो इसकी परीक्षा करते, फिर एक पद हटाएंगे, फिर एक पद हटाएंगे, फिर एक पद हटाएंगे, तो ऐसा एक एक पद को हटा करके बचे हुए लक्षण में यह परीक्षा की जाती है। तो वही यहाँ पर लिखा है, तदा एकैकम पदम लक्षण शरीरात अपसार्य अवशिष्टः अंशः लक्षण शरीर मन्यते तर्हि को दोषः जायेत इति परीक्षते। कहने का तात्पर्य है कि तदा एकैकम पदम लक्षण शरीरात अपसार्य, एक एक पद को लक्षण शरीर अर्थात लंबा वाक्य जो है वह लक्षण शरीर है, उस लक्षण शरीर से एक एक पद को यदि हटाते हैं
और जो अवशिष्ट बचा हुआ अंश होगा उसको यदि हम लक्षण मान के, लक्षण शरीर मानते हैं, यह लक्षण है ऐसा मानते हैं, तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा इसकी परीक्षा की जाती है। दोषो जायते चेत अपसारितम पदम आनीय लक्षण शरीर निविश्य स्थित से लक्षण से परीक्षा करें। यदि मान लो कोई दोष उत्पन्न हुआ, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ऐसा कोई दोष उत्पन्न हुआ, तो क्या करना है, जो पद हटाया था उसको फिर से लक्षण में बिठा दो और फिर से लक्षण पढ़ो और फिर परीक्षा करो कि भाई अब वो दोष हटा कि नहीं। तो यदि दोष हट जाता है तो वह जो पद है वह सार्थक है, उसका होना आवश्यक है, वह सार्थक है। उपस्थितः दोषः एव पद निवेशेन अपगच्छति चेत पदम सार्थकम। जो दोष आया था वह पद के निवेश करने से, लक्षण में पद को लगाने से यदि दोष का अपसारण होता है तो वह पद सार्थक मानना चाहिए, व्यर्थ नहीं मानना चाहिए। इत्थम परीक्षया पदस्य सार्थक्य प्रदर्शनमेव पदकृत्यम दलकृत्यम वा कथ्यते। इस प्रकार से परीक्षा के द्वारा एक एक पद का जो सार्थक्य है, वो पद उसमें सार्थक है या नहीं, इसका प्रदर्शन करने के लिए जो प्रक्रिया अवलंब की जाती है, एक एक पद को हटाना, बाकी शरीर की परीक्षा करना और फिर से उस पद को लगाना, दोष दूर होता है कि नहीं यह देखना, ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं पदकृत्य या दलकृत्य। ठीक है, समझ में आएगा? जी। बहुत अच्छा। तो विराम के लिए निधाय हृदि विश्वेशम विधाय बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह।